आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ का क्लास नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्लास नंबर 1 है ये। तो झारखंड नोटबुक में कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जेपीएससी, जेएसएससी एंड जेटेट का, साइंस का जेएसएससी सीजीएल के लिए लगभग 25 सेशन अपलोड कर दिया गया। उन सारे 25 एमसीक्यू सीरीज को आप लगाइए। आप देखेंगे कि साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन जो है बेहतरीन से बेहतरीन होते जाएगा। झारखंड जीके का भी लगभग 25 क्लासेस अपलोड कर दिया गया। उन सारे क्लासेस को आप देखिए और झारखंड जीके को मजबूत बनाइए। तो चलिए हम लोग आज का सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन के साथ। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन आपका जेएसएससी में पूछे जाएंगे। साथ ही कोई और भी एग्जाम का अगर प्रिपेयर करेंगे वहां से भी आज के डेट में आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण से अभिप्राय है, यानी पर्यावरण का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की जो प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है उसे पर्यावरण कहा जाता है, ये होगा। या ऑप्शन बी कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है उसको पर्यावरण कहते हैं। या ऑप्शन सी कि भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों का अंतक्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होती है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो इन तीनों डेफिनेशन को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इन तीनों को मिला करके पर्यावरण की निर्माण होती है। तो हम लोग इस स्लाइड में हम लोग समझ लेते हैं कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट क्या है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पर्यावरण रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण क्या है, तो आप डिफिनेशन में बताएंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भूमि है, जो जल है, जो वायु, पेड़ पौधा और जो भी जीव जंतु है उन सारे का जो समूह है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण जो बना होते हैं किस किस चीज़ से बना होता है, वायुमंडल। पर्यावरण का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, तो वायुमंडल पर्यावरण का एक पार्ट है। दूसरा आपका स्थलमंडल, स्थलमंडल भी पर्यावरण का एक पार्ट है। स्थलमंडल, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, स्थलमंडल को लिथोस्फीयर। फिर तीसरा आपका एक आता है जीव मंडल जिसमें सारे जीव बायोम रहते हैं, यानी सारे जीवों का जो समूह है वो रहते हैं, वह हो गया आपका जीव मंडल। और दूसरा हो गया आपका एक जल मंडल। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 मंडल है। कितना मंडल है, 4। पहला क्या है आपका वायुमंडल, क्या है वायुमंडल। दूसरा क्या है आपका जीव मंडल। तीसरा क्या है आपका जल मंडल और चौथा क्या है आपका स्थल मंडल। तो इन चारों को मिला करके किसका निर्माण होती है, पर्यावरण का। अगर हम लोग बात करें जीव मंडल, तो जीव मंडल में कौन कौन सा चीज आ जाएगा, आपका पेड़ पौधा जीव मंडल में आ जाएगा। उसके बाद जो जीव जंतु है, जो जंतु है वो भी आपका जीव मंडल का पार्ट है। किसका पार्ट है, जीव मंडल का। तो पर्यावरण का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यानी पौधों का समूह से पर्यावरण का फॉर्मेशन हो रहा है, जंतुओं का समूह से पर्यावरण का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर अगर हम लोग वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल ये सारे आ जाएगा। तो वायुमंडल से भी, और वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एयर या वायुमंडल में क्या है, तो वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो वायुमंडल आपको समझ में आ गया। स्थल मंडल कौन कौन चीज से मिलकर बना हुआ है, तो स्थल मंडल में आपका जो पर्वत हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, ये सारे आपका किसका पार्ट है, मरुस्थल हो गया, ये सारा आपका स्थल मंडल का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्थल मंडल का। नदी जल मंडल का पार्ट हो जाएगा। तो जल मंडल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे नदी हो गया, नदी आपका जल मंडल का पार्ट हो जाएगा। जो झील हो गया, तो झील आपका एक जल मंडल का पार्ट हो जाएगा। जो नदी हो गया, नदी तो बता दिया, सागर हो गया, महासागर हो गया, तो ये सारे आपका जल मंडल का पार्ट होगा। जो आपका हिमनद हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये भी आपका क्या होगा, जल मंडल का पार्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण का जो है जनरली 3 संघटक है कि कौन कौन सा संघटक है, एक भौतिक या अजैविक, दूसरा आपका जैविक और तीसरा आपका सांस्कृतिक, जिसमें मानव निर्मित गतिविधियां होती है, उनसे मिलकर के किसका निर्माण होती है, पर्यावरण का निर्माण होती है। तो ये आपका पर्यावरण क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण किससे बनता है। पहला ऑप्शन है कि जैविक घटकों से, ऑप्शन बी की भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी अजैविक घटकों से। तो पर्यावरण जो है जैविक और अजैविक दोनों का पार्ट है। किसका पार्ट है, जैविक एंड अजैविक दोनों का पार्ट है। तो यहाँ जैविक लिखा हुआ, अजैविक, ये दोनों तो होगा ही। साथ ही जो भू आकृतिक यानी जो हम लोग स्थल मंडल की बात किए उसका भी पार्ट है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी
यानी कि पर्यावरण जैविक घटकों से मिलकर बनती है, अजैविक घटकों से मिलकर बनती है और भू आकृतिक घटकों से मिलकर किसका निर्माण होती है, पर्यावरण का निर्माण होती है। और पर्यावरण किस प्रकार का समष्टि है, अगर आपसे पूछा जाए तो एक अविभाज्य, यानी हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार का समष्टि है, अविभाज्य समष्टि है। क्या है, एक अविभाज्य समष्टि है क्या, पर्यावरण। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण किस प्रकार का समष्टि है, समूह किस प्रकार का, तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसमें जो है जैविक और अजैविक इन दोनों के बीच जो क्रिया होती रहती है। क्या होती है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। यानी कि पर्यावरण का वर्गीकरण, तो पर्यावरण को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितना भाग में, 3 भाग में। पहला आपका हो जाएगा फिजिकल इन्वायरमेंट, ये जो लिखा हुआ आपका पहला क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका जैविक इन्वायरमेंट, यानी जैविक इन्वायरमेंट यानी कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो कि पर्यावरण का पार्ट है। पर्यावरण का हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं इन्वायरमेंट का, तो पहला क्या आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, दूसरा क्या आता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और तीसरा क्या आता है आपका कल्चरल इन्वायरमेंट। क्या आता है, सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट। तीसरा क्या आता है, कल्चरल इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण को कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में। पहला आपका भौतिक पर्यावरण, दूसरा हो गया आपका जैविक पर्यावरण, और तीसरा आपका क्या हो गया, सांस्कृतिक पर्यावरण। अगर आपसे पूछा हो जाए कि जैविक पर्यावरण के अंडर में क्या क्या आता है, तो जैविक पर्यावरण के अंडर में, यानी कि भौतिक पर्यावरण के अंडर में क्या क्या आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो भौतिक पर्यावरण के अंडर में भू आकृति हो गया, जलाशय हो गया, जलवायु, मृदा, चट्टान, ये सारे आपका भौतिक पर्यावरण के अंडर में आएगा। अगर आपसे पूछा गया कि सांस्कृतिक जो पर्यावरण है इसके अंडर में, यानी कि कल्चरल इन्वायरमेंट के अंडर में कौन कौन सा चीज आ जाएगा, तो जितने भी मानव निर्मित गतिविधियां है, कौन सा गतिविधियां, जो मानव निर्मित गतिविधियां है, वे सारे आपका किसमें आएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कि कल्चरल इन्वायरमेंट के पार्ट में आपका आ जाएगा। और जैविक पर्यावरण के अगर आपसे पूछा जाए कि जैविक पर्यावरण में कौन कौन सा चीज आएगा, तो जैविक पर्यावरण में जो मानव वनस्पति हो गया, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, जो सूक्ष्म जीव हो गया, ये सारे आपका किसका पार्ट हो जाएगा, जैविक पर्यावरण का पार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो परिचालन पर्यावरण लिखा हुआ, परिचालन पर्यावरण जो है पर्यावरण का पार्ट, यानी पर्यावरण का क्लासिफिकेशन नहीं है, पर्यावरण का वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो पर्यावरण के वर्गीकरण का जो अंश है, कितने अंश है, 3 अंश है। कितना अंश है, 3। क्या क्या है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो ये एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। खास करके जो पीसीएस का एग्जाम होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले जो कथन देखना होता है आपको, फिर उसका कारण, और आपको कूट दिया रहेगा, उस कूट से आपको मिलान करना रहता है। तो कथन क्या है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, इसको लेकर के एक वीडियो हम बनाए हैं जिसमें हम लोग बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी से रिलेटेड सारे चीजें हम क्लियर किए थे। तो सबसे पहले हम लोग बता दें आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। एक ऐसा विकास यानी कि ऐसा धारणीय विकास या सतत विकास जो विकास होगा पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। यानी कि अगर हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने चारों ओर, अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचा के डेवलप कर रहे हैं तो उस डेवलपमेंट का कोई मायने नहीं रखता है। बट अगर हम लोग पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना डेवलप कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग सतत विकास। तो कथन आपको दिया गया है कि सतत विकास जो है वो मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये एक सही कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर विकास कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी को जो है, हम लोग जो अभी आप देख पा रहे होंगे जो गर्मी इतना बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, क्योंकि हम लोगों से आने पहले जो पूर्वज थे वो लोग ध्यान नहीं रखे कि इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, धुआंधार डेवलपमेंट करते गए और पर्यावरण को क्षति पहुंचाते गए। उसको ध्यान रखना चाहिए था पर्यावरण का भी। अब हम लोग कारण देखेंगे कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो दोनों ही कथन और कारण आपको समझ में आ गया। अब आपको कूट देखना है और आपको मिलान करना है। कूट पहला क्या दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है कथन ए का सही व्याख्या है। तो पहला हम लोग देखें कि सतत विकास जो है वो मानव समाज के कल्याण के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कथन ए क्या है, एकदम ट्रू है, सही है। तो कथन ए सही है और कथन आर भी सही है, क्योंकि सतत विकास का मतलब ही होता है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना ही क्या है वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो कथन ए और आर दोनों सही है और जो कारण आर है वो कथन ए का सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन कूट नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा।
अगर हम लोग बात करें, एक WCED आता है, क्या आता है WCED, इसका फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो WCED का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन, ये आप लिख सकते हैं इसको, ये फुल फॉर्म में आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन यानी कि विश्व स्तरीय एक कमीशन है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो WCED का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसी में से एक रिपोर्ट आया था 1987 में, एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, रिपोर्ट का नाम क्या था, ओवर कॉमन फ्यूचर। क्या था, ओवर कॉमन फ्यूचर। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश किया था, WCED की ओर पब्लिश किया गया था, और इसी में सतत विकास से रिलेटेड चीजों की बात किया गया था। कब पब्लिश हुआ था, 1987 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वो प्रतिवेदन कौन सा था, अभी अभी हम लोग बात किए कि 1987 में हुआ था, कौन सा प्रतिवेदन था, वो ओवर कॉमन फ्यूचर। क्या था, ओवर कॉमन फ्यूचर। कौन इसको पब्लिश किया था, वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, अभी अभी हम लोग लिखे यहाँ पर, क्या था, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कौन सा रिपोर्ट था ये, रिपोर्ट का नाम क्या था, ओवर कॉमन फ्यूचर, जहां पहली बार किसका बात किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और उसके बारे में बात किया गया था। कब किया गया था, 1987 में इसकी बात हुई थी। तो इससे रिलेटेड जुड़े कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि धारणीय विकास जो शब्द है सबसे पहली बार कहां पर यूज हुआ, कब हुआ, 1987 में हुआ, किसके द्वारा हुआ, रिपोर्ट कौन दिया, WCED उसको रिपोर्ट को दिया, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो उस रिपोर्ट का नाम था ओवर कॉमन फ्यूचर, उस रिपोर्ट का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने ही मिल सकता है, कोई ना कोई एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ घटनाएं दिया गया है जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, पर्यावरण एंड इकोलॉजी से जुड़ी हुई है, कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको कालक्रम के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है। पहले क्या लिखा हुआ है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 2 में है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, 3rd में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, और 4था में है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो रियो डी जेनेरो का जो सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रंटलेट आयोग की रिपोर्ट, तो ब्रंटलेट आयोग का रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था कब हुआ था, 1987। कब हुआ था, 1987 में ब्रंटलेट आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रवर्तन हुआ था कब हुआ था, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था। और द लिमिट थ्रू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, 1972 में हुआ था। तो चारों का कब कब हुआ था समझ में आ गया आपको। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ब्रॉन्टलेट आयोग का जो रिपोर्ट आया था कब आया था, ब्रॉन्टलेट आयोग का जो आपका रिपोर्ट आया था 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1989। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि कौन सा कूट सही है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको कि कौन सा आंसर इसका सही है। चारों हम बता दिए और आपको कूट मिलान करके बताना है कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन एंड ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। तो हम लोग पहले धारणीय विकास का जो डेफिनेशन देखे उसमें क्या देखे थे कि वर्तमान आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करेंगे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और भविष्य में भी जो भी मटेरियल जो भी प्राकृतिक संसाधन आज की डेट में अवेलेबल है वो भविष्य में भी जो भावी पीढ़ी आने वाली है उनके पास भी रहे, उसका ध्यान हम लोग किस में रखते हैं, धारणीय विकास में। तो धारणीय विकास जो है किस चीज का सुरक्षा करती है, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय किसका, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस का। किसका, नेचुरल रिसोर्सेस का। तो धारणीय विकास का जो मेन एम है, मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि धारणीय विकास का मुख्य एम, मुख्य विकास क्या है, तो धारणीय विकास का जो मुख्य एम है वो पृथ्वी के विकास, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन का न्याय संगत उपयोग। क्या, न्याय संगत यानी हम उतना ही उपयोग करेंगे जितना जरूरत है, पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो न्याय संगत उपयोग, तो क्या है, न्याय संगत उपयोग। उसका संरक्षण भी हम लोग करेंगे, खाली उपयोग करके छोड़ नहीं देंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। तो न्याय संगत उपयोग, न्याय संगत संरक्षण और उचित प्रबंधन। क्या, उचित प्रबंधन
तो ये आपका धारणीय विकास का एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारणीय विकास का एम क्या हो जाएगा? न्यायसंगत उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का, न्यायसंगत संरक्षण हो जाएगा और उसका उचित प्रबंधन। ये हम लोग किस चीज में देखेंगे? धारणीय विकास के अंडर में इस चीजों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? पहला कि जैविक विविधता जो बायोडायवर्सिटी है उसका संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, प्रदूषण को हम लोग कम कर देंगे, खत्म कर देंगे या कंट्रोल में रखेंगे। और ऑप्शन सी जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सतत विकास के लिए ये तीनों जरूरी चीज है, यानी इसका आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। सतत विकास के लिए आपका बायोडायवर्सिटी जो है, जो जैविक विविधता है, उसको भी आपको सुरक्षा करनी होगी, प्रदूषण को भी आपको कम करना होगा और जो निर्धनता है उसको भी आपको खत्म करना होगा। तो आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा, ये दोनों चीज आपको करना होगा, तब जाके क्या होगा? आपका सतत विकास पूरा होगा। क्या होगा? आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, ये दोनों चीजों पर आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे और कल इसका शुरुआत करेंगे। कल का जो सेशन होगा यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण, दूसरा में है शोषण, तीसरा में है जैव पदार्थ का अपक्षय और चौथा में है ज्वालामुखी क्रिया। ये उपयुक्त में से कौन सी क्रिया ये पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो पृथ्वी में जल चक्र होती है, कार्बन चक्र होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है। तो इन सारे साइकिल से आपको साइंस में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको जीएस में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो साइकिल वाला टॉपिक है ना, चक्र वाला टॉपिक है, जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो कल इसको देखेंगे, चारों चक्र को हम लोग समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन पीपीटी लेकर आएंगे आपके सामने, सो दैट एक बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाए और फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर कर दें। तो सेशन कैसा लग रहा है? सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सेशन बेहतरीन से बेहतरीन देने की हम प्रयास करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले डेली कि आपके लिए हम वीडियो बना के लेके आए। इतना बिजी टाइम शेड्यूल के बावजूद कि हम वीडियो जो बनाते हैं रात के 10 बजे के बाद ही बनाते हैं। 10 बजे तक हम बिजी रहते हैं, 10 बजे तक टाइम नहीं मिल पाता है, 10 बजे के बाद हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमको मोटिवेशन चाहिए कि हाँ बच्चे लोग क्या है, तैयार है वीडियो देखने के लिए, समझ रहे हैं चीज़ों को। इसके लिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक का जो है कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर हम पढ़ाते जाएंगे और आप फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको नहीं समझ में आ जाएगा कि पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा तो दैट्स ओके, गुड, यस। नहीं भी आ रहा तो भी आप उसको लिखेंगे कि नो, समझ में नहीं आ रहा। तो जो पेडागोगी सिस्टम है उसमें चेंज करेंगे। जो भी पढ़ा रहे हैं अभी, जो पेडागोगी स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं उसको हम चेंज करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तब। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने के लिए क्या है जरूरी है? आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, आपका कमेंट जरूरी है। इसके लिए चलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।